जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है धीरज द्विवेदी, आप देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप और आपका परिवार भी बढ़िया होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपीटेट एग्जाम के लिए हम हेरिडिटी और एनवायरमेंट का एक ऐसा चैप्टर दोस्तों लेकर आए हैं जो अपनी किताब से पढ़ाऊंगा मैं आपको। जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी किताब आ रही है और उससे पहले क्लास में किताब से लेता हूं और किताब का एक थोड़ा सा मैटर आपको दिखाऊंगा, मतलब 1% मैटर, ठीक है ना। उसी से जो मैंने लिखा है, चूंकि मैं आपकी दुआओं से मैं एक छोटा मोटा लेखक भी हूं और विभिन्न किताबों को मैंने लिखा भी है। जब हम लिखते हैं तो मुझे पता चलता है, मैं अनुभव करता हूं लिखते समय कि ये थोड़ा सा छोटा सा जैसा भी कंटेंट है वो आप तक पहुंचेगा जहां से लोग एग्जाम सालों से क्रैक करते आ रहे हैं, ठीक है ना। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग क्लास। और आज की इस वीडियो में टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट में। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस टू द पॉइंट बनते हैं, परिभाषाओं से बनते हैं, कैसे कैसे आते हैं, इन चीजों को देखेंगे, ठीक है। नमस्ते जी। हाँ, लगभग अब प्रिंटिंग में ये किताब प्रूफ रीडिंग के चलते चलते अब प्रिंटिंग में धीरे धीरे जाएगी और आप देखेंगे जिसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है वंशानुक्रम और वातावरण, जिसको ही हम देखिए अनुवांशिकता, कई बार आप कहते हो अनुवांशिकता को ही वंशानुक्रम कहा जाता है। अनुवांशिकता को ही वंशानुक्रम कहा जाता है। यहां पर आप समझिएगा कि अगर आपको दिख नहीं रहा है तो समझ लो दिख जाएगा, है ना। ये चैप्टर है आपका वंशानुक्रम और वातावरण, कुछ इस तरह से। ये नंबर 1 पेज आप देख रहे हो इसका, वंशानुक्रम और वातावरण का, है ना। तो आइए हम इसको समझते हैं। दिख रहा है क्या? एक बार मेरे को बताओ कि हाँ सब कुछ दिख रहा है, क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर लेना, क्वालिटी को मेंटेन कर लेना। डेफिनेशन बिल्कुल आते हैं, कहीं कहीं पर डेफिनेशन पूछे ही जाते हैं और जब डेफिनेशन पूछे जाते हैं तो आपको समझना बहुत जरूरी होता है। देखो, सबसे पहले जब आप वंशानुक्रम की बात करते हो, क्या है, वंशानुक्रम की बात करते हो या अनुवांशिकता की बात करते हो, जब आप वंशानुक्रम की बात करते हो तो आप समझिएगा वंशानुक्रम, जो वंशानुक्रम है, या इसी को हम कह सकते हैं वंशानुक्रम या अनुवांशिकता। वंशानुक्रम या क्या है, अनुवांशिकता है दोस्तों। ये क्या है, ये दोस्तों शॉर्ट में समझने की कोशिश करो कि जैसे अगर हम माता पिता हैं, माता पिता क्या है, माता पिता के जो शारीरिक गुण हैं, समझिए, माता पिता के जो कैसे गुण हैं, शारीरिक गुण हैं, माता पिता के शारीरिक गुणों का, है ना, हस्तांतरण, माता पिता के शारीरिक गुणों का हस्तांतरण किसमें होता है दोस्तों? माता पिता के शारीरिक गुणों का हस्तांतरण यदि संतान में होता है, संतान में यदि होता है तो यही क्या है दोस्तों? यही है आपका अनुवांशिकता है या वंशानुक्रम है। क्या है? अनुवांशिकता है या फिर वंशानुक्रम है। माता पिता के जो भी शारीरिक गुण हैं, हो सकता है कि आप से कोई कहता हो समाज में कि आप तो अपने पिता जैसे दिखते हैं, आप तो अपनी माता जैसे हैं या जैसी हैं, या आपकी आंखें आपकी माता जैसी हैं, या इसकी नाक इसके दादा जैसी है या पिता जैसी है। माता पिता से लेकर दादा का भी असर आ सकता है और माता के पक्ष ननिहाल पक्ष जो आपका नानी और नाना वाला है, उनके शारीरिक गुणों का हस्तांतरण भी आपके अंदर आ सकता है। क्योंकि जिस तरह से आपके दादा दादी हैं, दादा दादी दादी से उत्पन्न आपके पिता हैं, और उसी तरह से एक दूसरी पीढ़ी से उत्पन्न आपकी माता जो आपके ननिहाल पक्ष से है, वहां के भी गुणों का हस्तांतरण आपके शारीरिक स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि यदि हम इस पक्ष के नाती हैं या नातिन हैं या पोता है या पोती है, तो ननिहाल पक्ष के भी हम उसी बराबरी हिस्से के नाती या फिर नातिन हैं। बहुत जमीनी स्तर से पढ़ाने की कोशिश है, ठीक है ना। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, है ना। यहां तक आपको समझ आ रहा कि नहीं, मेरे को बताओ। हाँ जी, समझ आ रहा कि नहीं? चलो, अब अगर मैं आपसे कहता हूं, ठीक है, राकेश जी कह रहे हैं कि सर जी एक लेखक बन गए, इसके लिए बधाई पात्र। राकेश जी, मैं आज का नहीं बना हूं, मैं पिछले 5 से 7 साल पहले भी हमारी बुक्स आती रही हैं, है ना, और लगभग ना आउट ऑफ स्टॉक ही रहती हैं। तो ये आपके प्यार और समर्पण की वजह से ही होता है, इसके लिए थैंक यू फॉर, है ना, क्या ना, सपोर्ट। चलो देखो भाई, मैं कहता हूं कि जब आप वंशानुक्रम, यहां की बात छोड़ो, वंशानुक्रम क्या है? प्रत्येक मनुष्य व व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, व्यवहार आदि संबंधित गुण अपने पूर्वज से विरासत में मिलते हैं। जैसे हमें खेती तो मिल जाती है, तो खेती क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति को तय करती है, ऐसे ही हमारे शारीरिक स्थिति को कौन तय करता है? हमारे दादा दादी, नाना नानी और माता पिता के शारीरिक स्ट्रक्चर पर, कि कैसा कद है वैसा ही कद मुझे मिल सकता है, कैसा रंग है वैसा ही रंग मुझे मिल सकता है, कैसे बाल हैं, घुंघराले हैं, काले हैं, सफेद हैं, वैसा ही स्किन टोन क्या है, हो सकता है वैसा ही देखने को मिल सकता है, चूंकि हम फला फला के बच्चे हैं, राइट। ये बात आपको दिमाग पे बैठा लेनी है। चलो, अब अगर मैं भी आपको बोलूं, ठीक है आर्यन जी, बहुत बढ़िया, तो कहते हैं कि अपने पूर्वज से विरासत में मिलते हैं इन मिश्रित गुणों को के समूह को ही वंशानुक्रम कहते हैं। यानी ये वाली बात आपको पता है ना। वास्तव में वंशानुक्रम एक अमूर्त जैविकीय दृष्टि से अत्यंत धारणा है जो पूर्वज के व्यवहार की तुलना, यानी पूर्वज की जो व्यवहार है, उनका शारीरिक स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, बिहेवियर है, वो भी आपके अंदर हस्तांतरित होता है, ठीक है ना। तो जो भी जन्मजात गुण है वही क्या है, वंशानुक्रम है। अब अगर आप वंशानुक्रम की जब आप बात करते हो तो वंशानुक्रम में रूथ बेनेडिक्ट क्या कहते हैं, कि वंशानुक्रम में रूथ बेनेडिक्ट कहते हैं वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। रूथ बेनेडिक्ट कहते हैं कि माता पिता से जो संतान को प्राप्त होने वाले गुण हैं, केवल रूथ बेनेडिक्ट इतना ही कहते हैं, माता पिता को संतान से, हाँ ठीक है,
सर आपका हिंदी का टीचर छोटा लिखता है, आप भी तो अध्यापक अध्यापिका होंगे ना यार, कम से कम बात तो गरिमापूर्ण होनी चाहिए यार। मतलब हो सकता है कि आप कहीं भी जाते होगे अपने धीरज भैया की भी बुराई करते होगे ना ये इस तरह से, या बात करने का तरीका लहजे में थोड़ा सा ना क्या गरिमा बना के रखो। आपका टीचर एज आप टीचर हो, गलत बात है। बहुत बहुत घटिया सिस्टम से आप लैंग्वेज को लिखते हो कभी कभी। ऐसी मानसिकता के साथ बिल्कुल मत पढ़ा करो, ठीक है। इसको जूम बता रहे कर दो भाई। तो क्या है, जूम भी कर देंगे, अभी समझो मेरी बातों को कि माता पिता के जो गुण हैं, रूथ बेनेडिक्ट कहते हैं कि माता पिता के जो गुण हैं दोस्तों, उसी का जो आप यानी क्या है, गुणों का जो नाम है वो संतान में दिया है, वही दोस्तों क्या है, वंशानुक्रम है। जेम्स ड्रेवर की परिभाषा एग्जाम में बहुत आती है। जेम्स ड्रेवर की परिभाषा जो एग्जाम में आती है वो बहुत एग्जाम में आती है, ये वाली परिभाषा स्टार बना के लिख लेना। एक ये वाली परिभाषा है, पीडीएफ पे मिलेगा, तो पीडीएफ पे तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी से दिखेगा, है ना। और आप इसकी थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेते हो तो दिखेगा। जेम्स ड्रेवर कहते हैं माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक, वही पढ़ा रहा हूं पर ड्रेवर साहब ने मानसिक शब्द और लगा दिया। तो ड्रेवर कहते हैं कि अगर बच्चे के अंदर, संतान के अंदर माता पिता के शारीरिक गुण तो आ ही जाएं, साथ में मानसिक गुण का भी जो है परिमार्जन देखने को मिले, मानसिक गुण और शारीरिक गुणों का हस्तांतरण या संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। तो रूथ बेनेडिक्ट सिर्फ दो चीजें लेकर आते हैं, शरीर के साथ मानसिक, है ना, हस्तांतरण, ये भी हो जाता है। दूसरी चीज यहां पर हो गया बीएन झा और इसके साथ ही पी जिसवर्ट क्या कहते हैं, यह परिभाषा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्या मूड पता नहीं कौन कब डाल दे एग्जाम में। और अगर आपसे ये कहते हैं कि प्रकृति में पीढ़ी का प्रत्येक कार्य माता पिता द्वारा संतानों में कुछ जैविकी या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण करना है, इस प्रकार से विशेषताओं के संगठित हस्तांतरण को वंशानुक्रम के नाम से जाना जाता है। अब परिभाषाओं में कुछ भी ऐसा नहीं है कि इनको तोड़ मरोड़ कर आपको पहुंचा दिया जाए। महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया तो वैसा ही हमें याद करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति है तो उसका स्टेटमेंट यदि है तो उसको हमें याद करना पड़ेगा, मतलब उसमें कुछ भी आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, ना बिंदु हटा सकते हैं। यह बात दिमाग में आपको बैठा लेना है, ठीक है ना, यह बात आपको ध्यान में रखना है। रश्मि, मेरा नाम है धीरज द्विवेदी, ठीक है, ठीक है। हाँ, एक और चीज, मैंने आपके लिए इंग्लिश का टीचर बदल दिया है। मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा, पर तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं ऐसा कर सकता हूं कि तुम्हारा कुछ माइनस में हो जाए। मैंने आपको बोला ना कि मैं करूंगा जो आप कहते हो ना, ये अब ये कोई कमेंट नहीं करेगा कि सीडीपी का टीचर बदल दो, हिंदी का टीचर बदल दो, उसका टीचर बदल दो। हम ऐड कर सकते हैं, बदलने की बात करने का मतलब है अपने में परिवर्तन करो। हम एक जगह से कुछ माइनस कर सकते हैं तो उसको हम प्लस कर सकते हैं, लेकिन हर बार ये नहीं हो सकता कि नहीं हर बार आपकी ही चीज रखी जाए, हर टीचर का अनुभव लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको सबसे बेहतर मानता हूं। पेटरसन कहते हैं कि वंशानुक्रम को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वज के जो कुछ भी गुण प्राप्त करता है वही वंशानुक्रम कहलाता है। बीएन झा कहते हैं कि वंशानुक्रम की परिभाषा के अंतर्गत व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं के समस्त योग को, ये कहते हैं बीएन झा कि अगर कोई माता पिता के गुण हैं उनके योग को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। अच्छा, तो मुझे यह बताओ, वंशानुक्रम तो तुमने समझ लिया, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं वातावरण क्या है, वातावरण क्या है बताइए, वातावरण क्या है? जो वातावरण है यानी बालक का जो विकास है, बालक का विकास, बालक के विकास में वातावरण बेहद अहम है। अब इसको बताने के लिए क्या है, बताने के लिए कोई आवश्यकता है? जैसे ये फ्रॉम बर्थ, यानी जब भी आप बात करते हो इसकी, तो ये कहते हो कि भाई ये जन्म के साथ लेकर, जब पैदा हुए हैं तो उसके साथ में लेकर आएंगे, साथ में हमने कहा लेकर आएंगे। लेकिन वातावरण में जब हम पैदा हो चुके होंगे तो हम क्या है, हम सामाजिक अंतःक्रिया करेंगे, हम क्या है, इंटरैक्ट होंगे। तो जब हम अंतःक्रिया करेंगे तो हमें हो सकता है कि वो वातावरण हमारे लिए सकारात्मक हो और हो सकता है कि वो वातावरण हमारे लिए नकारात्मक हो। यानी एनवायरमेंट जो है वो वही एनवायरमेंट जो एनवायरनर शब्द है फ्रेंच भाषा का, कि हमारे सामने इर्द गिर्द दिखने वाली वो हर विषय वस्तु, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो एबायोटिक हो, अगर ईवीएस में जाते हो, जैविक हो या अजैविक हो, निर्जीव हो या सजीव हो, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और यदि जो हमें चारों तरफ से अगर घेरे हुए हैं वो हमारे ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट डालती है तो हम नेगेटिव क्रिया करते हैं, पॉजिटिव डालती है तो पॉजिटिव क्रिया करते हैं, वही एनवायरमेंट है। तो एनवायरमेंट का मतलब यह है कि वातावरण का मतलब यह है कि बच्चे के डेवलपमेंट में वातावरण अहम भूमिका निभाता है। यदि बच्चे को वातावरण पैदा होने के बाद अच्छा मिला तो वो अच्छी ग्रोथ करेगा, यदि वातावरण दूषित मिला तो वो दूषित व्यवहार के साथ समाज में जिएगा और समाज के साथ इंटरैक्ट होएगा। मेरी बात को समझ लीजिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो तृप्ति द्विवेदी सिस्टर, ओके थैंक यू, आ जाओ। अगर मैं आपसे बात करता हूं, पॉइंट नोट किया जाए, देखो जब भी आप बात करते हो ना कि वातावरण में आप आते हो तो वंशानुक्रम की अलग परिभाषाएं आपको याद करनी होती हैं और वातावरण की अलग परिभाषाएं याद करनी होती हैं। इसके साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको यह पता है कि जब आप गुणसूत्र की बात करते हो, गुणसूत्र जो क्रोमोसोम्स हैं,
गुणसूत्र, मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? देखो, मनुष्य में जो गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम्स हैं, वो दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक यक्स होता है, एक यक्स, और ये ऊपर जा रहा है क्या? दिशा मेरी भंग हो जाती है। एक वाई होता है। मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो दो ही होते हैं, एक्स और वाई, एक्स वाई होते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर एक्स वाई होते हैं तो ये ठीक है, लेकिन यहीं पर एक और फैक्ट बनता है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो अगर आप जब आते हो तो कहते हो कि जो मनुष्य है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, जब आप संख्या की तरफ आप बढ़ते हो तो कुल संख्या जो आती है वो आती है 46। कितनी आती है? 46। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। और जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करते हो तो कुछ पेयर में भी हिसाब हमारा होता है कि पेयर में क्या है। तो जब पेयर की बात होती है तो 23, यानी मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं उनका आंसर करिएगा 23 एग्जाम में। मनुष्य में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सभी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, राइट। यहां तक क्लियर है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं, क्या कह दूं, कि जो गुणसूत्र हैं, जो गुणसूत्रों का कुछ विभाजन है। अब गुणसूत्रों का कुछ अगर विभाजन है तो वो किस तरह से विभाजन है उसको समझने की कोशिश कीजिए। गुणसूत्रों का अगर विभाजन है तो यदि वह पुरुष है, पुरुष यानी मेल, तो मेल होने के लिए जो गुणसूत्र है उसका सिंबल क्या है? उसका सिंबल है एक्स वाई, ध्यान रखिए। और यदि वो गुणसूत्र के मामले में कोई महिला है, महिला, स्त्री है, महिला जिसको हम कहते हैं फीमेल, यदि फीमेल की जब आप बात करते हो तो फीमेल में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी जब आप बात करोगे तो उनका जो साइन होता है वो एक्स एक्स साइन होता है। यह बात आपको याद रखना है। एक बच्ची में गुणसूत्र, एक महिला में गुणसूत्र, तो आप ये लगाइएगा ऑप्शंस में। और एक पुरुष में, एक लड़के होने में, एक लड़का होने में, एक बेटा होने में गुणसूत्र, तो एक्स वाई लगाइए। कंफर्म है? कोई समस्या तो नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? मेरे को बताओ सरिता, मेरे को बताओ प्रिया, नीलम, संगीता, बहुत बढ़िया, थैंक यू आरती, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अंजू ओके, अनिल, अभिषेक, नीतू, महेश, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो, ये यहां तक आपने क्लियर कर लिया। और यदि यहां तक आपने क्लियर कर लिया है तो मैंने यहां तक आपको बिल्कुल बता दिया है, ठीक है। तो इस जगह तक आप पहुंच गए, और इस जगह तक जब आप पहुंचे हो तो यहां तक चीजें क्लियर हुई। एक और चीज अगर आप क्लियर करना चाहो, यानी क्लियर करना चाहो, तो वो भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बच्चे के लिंग का निर्धारण, बच्चे के लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो बच्चे के लिंग का जो निर्धारण है वो किससे होता है? तो याद रखिएगा कि बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के लिंग से होता है। ठीक है ना? पिता के लिंग से होता है, याद रखना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चीज को आपको कतई नजरअंदाज नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी बच्चे में गुणसूत्र की संख्या हो जाती है 47। कभी कभी आप देखते होंगे कुछ बच्चे होते हैं जिनका तालू कटा होता है ना, जिनका ओंठ कटा होता है, क्रोमोसोम्स में कुछ गड़बड़ी होती है, वहां पे भी देखने को मिलता है। डाउन सिंड्रोम आपने देखा होगा, वहां पर गुणसूत्रों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जाती है। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो गुणसूत्र में माइनस प्लस भी होता है, ठीक है। तो वो एक तरह की कमी है, एक तरह की बढ़ोतरी है, इस तरह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो, यहां पर एक और पॉइंट आता है कि जब भी आप ट्विंस चाइल्ड की बात करते हो, है ना, और यहां की जब आप बात करते हो तो यानी हम कहते हैं जुड़वा बच्चे, जुड़वा बच्चे, इसका टर्म मैंने एक बार सीटेट में भी पढ़ाया था आपको। जो जुड़वा बच्चे हैं उनकी भी स्टडी करी गई, और उनकी जो स्टडी है, इसका जो अध्ययन किया गया है, इसका अध्ययन किसने किया है? न्यूमैन और फ्रीमैन ने किया है। याद आ गया? न्यूमैन, फ्रीमैन और हॉलिंजर ने किया है। फ्रीमैन के द्वारा किया गया, दो ही आपको याद रखना, क्योंकि ये हेरिडिटी से संबंधित है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जब आप वातावरण की बात आप करते हो तो यहां पर भी थोड़ा सा समझ लेने की आवश्यकता है। वातावरण की जब आप बात करते हो तो एनवायरमेंट जैसा बच्चे को मिलेगा, जैसा भी बच्चे को एनवायरमेंट मिलेगा वैसा ही बच्चा सीखेगा।
डगलस कहते हैं कि वातावरण शब्द का प्रयोग हम समस्त बाह्य शक्ति, प्रभाव और दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए करते हैं। डगलस कहते हैं कि जो भी एनवायरमेंट है तो बाहरी दशाओं, बाहरी तत्व हैं, उनकी सभी सामूहिक रूप से जो स्थितियां हैं उनको वर्णित करने के लिए हम जो करते हैं वही क्या है, वही एनवायरमेंट है। क्लियर है? वही एनवायरमेंट है। वुडवर्थ की सबसे ज्यादा, यहां पर याद रखिएगा, यहां स्टार बना दिया, वुडवर्थ की सबसे ज्यादा परिभाषा आती है। वुडवर्थ के साथ साथ और कोई परिभाषा नहीं पूछी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण है वुडवर्थ की। वातावरण में सभी तत्व आ जाते हैं। वुडवर्थ कहते हैं वातावरण में जितने भी तत्व हैं, चाहे बायोटिक हो, चाहे एबायोटिक हो, चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, सभी तरह के तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन शुरू करने के समय मनुष्य को प्रभावित किया है। शुरू करने मां के गर्भ से आए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हम इंटरैक्ट हुए एनवायरमेंट से, तो जीवन हमारा शुरू होता है पृथ्वी पर आने के बाद होता है। मां के गर्भ में हम डेवलप हो रहे होते हैं। हो सकता है कि मां के गर्भ में ही मैं मर जाऊं, लेकिन एनवायरमेंट हमें तय करेगा कि हमारी डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या होगी। रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या होगी कि हम किस तरह से ग्रोथ करेंगे। राइट, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट तय करता है कि मां के गर्भ से सुरक्षित तो मैं आ गया हूं, अब मेरी दिशा तय करेगी कि मैं कहां तक जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कहां तक पहुंचूंगा और अपने आप को किस पटल तक ले जाऊंगा। राइट, याद रखना है। ठीक है सर, आवाज नहीं आ रही प्रमोद? क्या वाकई में आवाज नहीं आ रही? ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आवाज नहीं आ रही है? ओके, नहीं आवाज तो आ रही होगी जहां तक है। निधि शुक्ला कहने क्लास में गैप दें। कल कौन सा दिन था? संडे था, गैप था, और बड़ा गैप दूं क्या, है ना? पी गिलबर्ट कहते हैं वातावरण वह वस्तु है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष है जो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से तुरंत प्रभावित होती है। एनवायरमेंट से हम कैसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरैक्ट होते हैं? डायरेक्ट इंटरैक्ट होते हैं। कुत्ता है तो सामने से काटेगा, तो सामने से, ऐसा नहीं कि अमूर्त रूप से दिख रहा है कुत्ता ने काट लिया सपने में, तो डायरेक्ट तौर पर ही होगा। बोरिंग कहते हैं कि बोरिंग और लेकफील्ड कहते हैं वह प्रत्येक वस्तु जो व्यक्ति के पित्रैक, पित्रैक का मतलब है पितृ के द्वारा, पितृसूत्र, पितृसूत्र का मतलब है पैतृक, है ना, पिता के, पित्रैक के अतिरिक्त उसके अन्य सभी बातों पर प्रभाव डालता है। पित्रैक के अतिरिक्त पितृसूत्र और मातृसूत्र के गुण अगर शामिल है तो वो तो वंशानुक्रम होगा, लेकिन पित्रैक और मात्रैक या मातृसूत्र के अलगाव में जो है, उसके अलग में, तो वो तो एनवायरमेंट हो गया। माता पिता, अब भाई किसी बच्चे को कभी कभी आपने देखा होगा, ये फलाने का पहली बार देखा, इस फलाने का लड़का है क्या, तो पहचानते इसीलिए क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी वही है, नाक नक्शा बिल्कुल वैसा ही है, तो उसको कहा जाता है कि हां वो बच्चा ऐसा दिखता है। वंशानुक्रम की जब आप बात करते हो, ध्यान दीजिएगा, जब आप वंशानुक्रम की बात करते हो, वंशानुक्रम के जो नियम है, वंशानुक्रम के जो नियम है दोस्तों, वो पहला नियम आपका है समानता का नियम। दूसरा नियम है आपका भिन्नता का नियम, और तीसरा नियम है प्रत्यागमन का नियम। यदि माता पिता के बिल्कुल समान गुण, कैसे समान गुण अगर संतान में है, समान गुण माता पिता के समान गुण है किसके? माता पिता के, किसमें है? संतान में, तो वो क्या हो जाएगी? तो दोस्तों है आपकी समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कहते हैं। लॉ ऑफ वेरिएशन में क्या है? देखो, जब भी आप बात करते हो कि समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, इसमें क्या है कि जब आप दूसरी बात में आते हो कि थोड़े से भिन्न अगर है माता पिता से गुण, कि माता पिता थोड़े ऐसे हैं और बच्चे कैसे हैं, कि अगर माता पिता से थोड़े भिन्न गुण हैं तो वही संतान में अगर पहुंचते हैं तो उसे लॉ ऑफ वेरिएशन कहा जाता है, लॉ ऑफ वेरिएशन कहा जाता है। प्रत्यागमन के नियम की जब आप बात करते हो, प्रत्यागमन, तो प्रत्यागमन में क्या होता है? बिल्कुल विपरीत, माता पिता के बिल्कुल विपरीत गुण आ जाए, बिल्कुल विपरीत जो है माता पिता के गुण अगर जो है संतान में आ जाएं और कहा जाए, क्या कहा जाए? संतान में अगर आ जाए और कहा जाए कि भाई ठीक है, आज हमारे ऑफिस में इलेक्ट्रिक भाई के ना इलेक्ट्रिसिटी भाई कट गई है बहुत टाइम से। तो मैं ये कह रहा था कि देखो, अगर आप बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? अगर आप बात कर रहे हो कि माता पिता के अगर समान जो गुण है, संतान बिल्कुल समान दिख रही है, तो बोले कि ठीक है यार चलेगा, समान है, एक जैसा, एकदम से वैसा ही दिखता है। माता पिता से थोड़ा सा भिन्न अगर बच्चा पैदा हो जाए, यार ठीक है मैनेज कर लो, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल जाएगा। लेकिन दिक्कत है लॉ ऑफ रिग्रेशन में।
माता पिता, जहां पिता रिग्रेट करे, भगवान ये क्या प्रोडक्ट है, व्हाट इज दिस, है ना, दिस प्रोडक्ट फला 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 डॉट डॉट डॉट। तो कह रहा बिल्कुल विपरीत, जहां माता पिता से ऐसे गुण संतान में आ जाए जो माता पिता से मैच ही नहीं कर रहे हैं, माता पिता से मैच नहीं कर रहे हैं। प्रणाम भैया, प्रणाम, खुश रहो। ओके, प्रीति सिंह कह रही हैं दूसरा वाला बता दो। इतना खोल के मैं जब बताने लगता हूं ना तो तुम लोग ना परेशान हो जाओगे, क्योंकि मैं बिल्कुल मुंहफट व्यक्ति हूं इस मामले में, ठीक है ना। हाँ, इस मामले में, पढ़ाने के मामले में बिल्कुल मुंहफट का मतलब वो गलत वाला मुंहफट नहीं, यहाँ पे बिल्कुल वैसा वाला व्यक्ति हूँ जहां पर मैं हमेशा खोल के पढ़ाता हूं। मेरी वाईटी की वीडियोस देख लो जाके, वाईटी की वीडियोस देख लो जाके। हाँ, तो क्या है ना, मैं बिल्कुल ओपन
मेरे को कोई शर्म नहीं आती इसमें, क्योंकि जब आप टू द पॉइंट अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे तो भी यार बिल्कुल खुला हुआ माहौल दो। हमारे एजुकेशन सिस्टम में, समाज में क्या है कि उसको छुपा के रखा जाता है। यार फायदा क्या है उस चीज को? हम तो उस चीज से भुगते हुए, तुम तो कम से कम आने वाली पीढ़ी को तो बचाओ। हम पीढ़ी को नहीं बचा रहे यार, खुला हुआ वो अगली पीढ़ी के लिए वैसे ही बंद बैठा है, वही इनवेलप में बैठा हुआ है, वो बंद बैठा है। तो इसको समझो ना, तो है ना। अब बच्चे तो हो नहीं समझते, तो पीछे तुम बहुत जो है नायक नायिका बने घूम रहे हो, सब कुछ जानते हो, सारी चीजें हैं। यहां पर तो खुल के बात करो ना, क्योंकि बात ही नहीं कोई करना चाहता। देखो भाई, सिंपल सी चीज है कि समानता का नियम है, सीरियस हो जाओ। यदि माता पिता जैसा बच्चा दिखे, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, समानता। लॉ ऑफ वेरिएशन, जहां पर माता पिता से थोड़ा भिन्न दिख जाए, हो सकता है थोड़े बहुत ननिहाल पक्ष के मामा के भी गुण आ जाए, नाना के आ जाए, नानी के आ जाए, दादा के आ जाए, दादी के आ जाए, कुछ भी हो सकता है, फला फला, है ना। कहता प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन में लॉ ऑफ रिग्रेशन होता है, जहां पर माता पिता से विपरीत नियम आ जाए, विपरीत नियम आ जाए, माता पिता के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध, है ना। तो वहां पर हम बात करते हैं इस चीज को कि माता पिता से बिल्कुल विपरीत गुणों का हस्तांतरण यदि बच्चे के शारीरिक स्ट्रक्चर में तब्दील हो गए हैं, आ गए हैं, वही है। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण, और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। इस प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं। सोरेनसन कितनी बड़ी बात कहे गए। सोरेनसन पता है कितनी बड़ी बात कहे गए। कह रहे बुद्धिमान के बुद्धिमान, मंद बुद्धि के मंद बुद्धि, छोटे कद के छोटे कद, मंद बुद्धि ठीक है, साधारण के साधारण। इस प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं। मिस्टर सोरेनसन ये कह गए हैं, तो इसलिए अपने आप को बढ़िया तरीके से बनाना पड़ेगा। सोरेनसन कोई पागल व्यक्ति तो होगा नहीं, तो सोरेनसन कुछ ना कुछ तो समझ के कहीं ना कहीं स्टडी करके गए ही होंगे, और जब स्टडी करके गए होंगे तो फिर आप समझ सकते हो कि कितना ही महत्वपूर्ण नियम दिया गया होगा। तो अपने आप को बेहतर बनाना है कि हम अगर बेहतर बन गए तो हमारी आने वाली संतान वैसी ही होगी जैसे हम हैं, है ना। याद रखिए। चलो, नहीं, कह रहा रावण और प्रहलाद बिल्कुल विपरीत गुण वाले ही थे। रावण किस मां से थे, किस कुल की मां से थे, असर तो आएगा। रावण के बाबा कौन थे, प्रहलाद का लिंकअप कहां से था, सब कुछ जानना पड़ेगा। थोड़ा सा आप जान के बैठे हो भी, ठीक है ना, तब वहां पे आओ, वहां की बात करो। क्योंकि अगर वंशानुक्रम से कोई भी चीज आती है तो वो पीढ़ियों से जुड़ती है, डीएनए से रिलेट करती है, डीएनए से, ठीक है ना। तो नाम सुना होगा, कैसे है, क्या कुल है, कौन सी राक्षसी कुल थी, कौन सा क्या था, तो उसके गुण आएंगे ही आएंगे, ठीक है, याद रखो। चलो, फिलहाल यहां पर बात हो रही है पॉइंट की, तो हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। कोई विद्वान व्यक्ति मुझे यह बिल्कुल ना समझाए कि मैं सबसे ज्यादा बड़ा विद्वान हूं, और मैं इस मंच पर अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं मनोविज्ञान पढ़ाता हूं, इसके अलावा मुझे धर्म की जानकारी कुछ भी नहीं है, मैं नील हूं धर्म में। हम बात करेंगे यहां पर टू द पॉइंट पर बात करेंगे, टू द पॉइंट पर बात करेंगे। और इस पॉइंट पर हम आते हैं, और इस पॉइंट पर जब हम आते हैं तो मुझे लगता है कि इसको, चूंकि आप देखो यूपी टेट निकालना है, सामाजिक चीजों से बचना है, प्रतिष्ठा बचानी है, धीरज भैया को वो ज्ञान मत देना, नहीं तो यूपी टेट रावण और रानी के चक्कर में खत्म हो जाए, है ना। आ जाओ, यहां आ जाओ, देखो यहां पर आ जाओ। तो भिन्नता का नियम भी मैंने बता दिया। भिन्नता के नियम में सोरेनसन क्या कहते हैं पता है? तीनों चीजें देखो। पहला वाला समानता के नियम में सोरेनसन को बता दिया। भिन्नता के नियम में क्या बताते हैं? एक ही माता पिता की संतान में भिन्नता के कारण माता पिता के उत्पाद कोषों की विशेषताएं, उत्पाद कोषों में अनेक पितरक होते हैं। इन कुल मिलाकर माता पिता से जो शारीरिक गुणों का जो हस्तांतरण होता है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है, वो है, ठीक है। चलिए, स्नेह लता, तुम्हारी क्या दिक्कत है जरा मैं देखता हूं डिवाइस में। एक मिनट, चलो 73176 देख लेता हूं भाई। तुम्हारी पीडीएफ मेरे वाले फोल्डर में क्यों नहीं पड़ रही है? मेरे वाले फोल्डर में पीडीएफ तो सारी पड़ी हुई हैं। इसने लता जी आपको परेशान करने के लिए मैं ही मिलता हूं क्या? मेरे फोल्डर में मेरे अगर फोल्डर में कोई पीडीएफ अगर नहीं पड़ी ना 48 आवर में, वैसे तो 2 ही 3 घंटे में पड़ जाती है,
तो टीम की भावई आ जाती है यार, है ना, समझ गए ना। तो माई कोर्स में जाके क्या पढ़ी, नहीं कहीं भी नहीं पढ़ी कोई पीडीएफ, सीडीपी में सारी पीडीएफ वगैरह पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही, मिल रही है, नहीं मिल रही, नहीं तो मैं लाइव क्लास में भी तुरंत फोन लगा दूं। सोरेनसन प्रत्यागमन में क्या कहते हैं, प्रत्यागमन सारे सिद्धांत पढ़ लिए। बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे में बहुत कम प्रतिभा होना, कम प्रतिभा वाले बच्चों में बहुत ज्यादा प्रतिभा होना, यही क्या है, प्रत्यागमन है। यही क्या है, प्रत्यागमन है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, राजेश जल्दी बता दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने कर ली हैं, अब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात बाकी कुछ अगर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, जैसे बाईटी के क्वेश्चंस, जैसे हम कुछ क्वेश्चंस देखने हैं यहाँ पर, जरा देखो कुछ क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करते हैं, और अगर इसमें क्वेश्चंस में तुम हो जाते हो बढ़िया तरीके से तो बताओ। यूपी टेट में देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो देख लेना एक बार। क्या कहता है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास को वंशानुक्रम, वातावरण, खेल और व्यायाम और उपरोक्त सभी, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, फटाक से जल्दी से बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें 8वां क्वेश्चन आप काट दीजिए, क्योंकि 8वां क्वेश्चन दूसरे पेज में होगा, वो हटा देंगे, ठीक है ना। ये बात आपको दिमाग में रख लेना है, क्योंकि किताब तो आपको मिलेगी, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट हम किताब में आपको देंगे। बताओ एक एक चीज बताओ। हाँ ठीक है, वो भी हम सब करा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो बिल्कुल स्नेहलता जी सारे पीडीएफ पढ़े हुए हैं, सारे पीडीएफ पढ़े हुए हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब इसमें क्या है कि सब कुछ है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। जन्मजात व्यक्तिगत या वैक्तिक गुणों का योगफल क्या है, जन्मजात वैक्तिक गुणों का योगफल जो जन्म से ही है तो उसे हम वंशानुक्रम कहेंगे, ऑप्शन सी। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, ये किसका सिद्धांत है, जो नहीं होगा वो भी जान लो, क्वेश्चन में डार्विन का है, ठीक है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या के जोड़े कितने होते हैं दोस्तों, 46 आपको पता है कि टोटल होते हैं, 23 पेयर में होते हैं, 23 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया, सी हो गया, बहुत सुंदर। जरा देखो यहाँ पर प्रकृति पोषण विभाग निम्नलिखित में किससे संबंधित अनुवांशिकता एवं वातावरण, तो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वहीं पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में वंशानुक्रम संबंधी नियम क्या, प्रयास का नियम नहीं, सीखने का नियम नहीं, स्वास्थ्य का नियम नहीं, भाई समानता का नियम पढ़ा है, समानता, भिन्नता और प्रत्यागमन। निम्नलिखित में वंशानुक्रम का नियम नहीं है, समानता है, भिन्नता है, प्रत्यागमन है, तो अभिप्रेरणा नहीं है दोस्तों, तो आंसर हो गया डी। हर चीज तो हो गई, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात थी बताओ। हाँ जी, सारी चीजों को हमने डिटेल्ड अध्ययन के तहत हमने रखा हुआ है। एक एक पॉइंट को जब हमने देखा तो परीक्षा में हमने ये कहा कि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देखो ये यूपीटेट 2017 में पूछा गया, यूपीटेट 2016 में पूछा गया, यूपीटेट 2014 में पूछा गया, यूपीटेट 2017 में पूछा गया, सीटेट 2014 में पूछा गया, यूपीटेट 2017 में पूछा गया, रीट 2017 में पूछा गया। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट धीरज भैया पढ़ाएंगे, अगर आए ना एग्जाम में तो मतलब ही नहीं है यार, तो क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। रेनू आप अपनी ना, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, क्वालिटी बढ़ाओ। चलो दिखाई नहीं दे रहा है, क्वालिटी बढ़ाओगे तो दिखाई देगा ना। खैर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम मिलेंगे क्या, अब टाइम हो रहा है, पता ही टाइम नहीं बचा भाई, मैं तो मेरी घड़ी गलत चल रही है क्या, हाँ 5 मिनट। देखो अभी मिलेंगे दोस्तों हम क्या, वाईटी की क्लास में। तो वाईटी की क्लास में ना हमें सारे लोग मिलने चाहिए ईमानदारी से, अभी 10-15 मिनट के अंदर, ठीक है। लव यू गाइस, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना, और जो भी चीजें हुई हैं वो सब हमने आपको इन चीजों में बताने की कोशिश की है, और जब बताने की कोशिश की है उन तक आप पहुंचिए, और अभी ये पीडीएफ मिल जाएगी।